फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से अलग अलग वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट जो भी है और उसके एडवर्टाइजमेंट, इसके साथ ही उसके जो भी पोस्ट है यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जूनियर क्लर्क है, ड्रेसर है, इलेक्ट्रिशियन है, लैब असिस्टेंट है, माड़ी है, मजदूर है, मिड वाईफाई है, उसके साथ ही पियोन, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, इस तरह की ये टोटली वैकेंसीज है और इसके फॉर्म्स भी यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, इसी के साथ इसको कहाँ भेजना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। एडवर्टाइजमेंट के सामने का डाउनलोड बटन को अगर अपन क्लिक करते हैं तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अप्लाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 6 जनवरी 2023 शाम के 6 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन कैंटोनमेंट बोर्ड औरंगाबाद में पहुंचना चाहिए। ठीक है, उसका एड्रेस किस तरह से है और इसके एप्लीकेशन किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक इन्वॉल्व लेना पड़ेगा जिसमें आपको ऊपर सबसे ऊपर के लाइन में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट का नाम, इन द कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे कि यू आर एस सी एस टी ओ बी सी डब्ल्यू जो भी है, तो आप यहाँ पे लिखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन पर पोस्ट को और उसके साथ ही कास्ट वाइज ब्रेकअप को देख पा रहे हो और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो भी यहाँ वैकेंसी है यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जूनियर क्लर्क के लिए जो भी पे स्केल है या इसके साथ ही उसका ओपन कैटेगरी और ओबीसी के लिए जो भी वैकेंसीज है यहाँ इस तरह से सारा चार्ट दिया गया है। ठीक है, जो भी आपकी कास्ट हो, जो भी पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो, वो सैलरी स्केल के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी को आप यहाँ देख पा रहे हो कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया है। जैसे कि अगर आप जूनियर क्लर्क के लिए करना चाहते हो, शुड पोसेस द डिग्री आपकी होनी चाहिए और शुड पोसेस द गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट टाइपिंग या एमएससीआईटी का आपका होना चाहिए। जैसे कि आप रिसर्च के लिए कर रहे हो तो आपका 10th पास होना चाहिए और सीएमडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन अगर है तो 10th आईटीआई होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए 12th और डीएमएलटी होना चाहिए। माड़ी के लिए 10th और 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। मजदूर के लिए 7th पास होना चाहिए। मिड वाईफाई के लिए 12th एंड ऑक्सिलरी नर्सिंग मिड वाईफाई का कोर्स, इसका मतलब एएनएम आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, प्यून के लिए आपका एजुकेशन ओनली 10 भी हो तो चल जाएगा। पंप ऑपरेटर के लिए आपका 10th 12th या आईटीआई पंप ऑपरेटर में होना चाहिए। ठीक है, सफाई कर्मचारी के लिए जो भी काम करना चाहता है उसके लिए ओनली 7th का पासिंग क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है और वॉलमैन के लिए भी 10 का क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ भेजना है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, बंगलो नंबर 10, अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, नगर रोड, कैंटोनमेंट, औरंगाबाद 431002 महाराष्ट्र। इस एड्रेस पर आपको ये एप्लीकेशन भेजना है, जो कि ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप इसको भेज सकते हो, लेकिन एंड डेट से पहले ये यहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन को आप यहाँ देख पा रहे हो कि एज लिमिट जो है 21 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए और उसका जो कास्ट वाइज रिलैक्सेशन ब्रेकअप है यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ओपन कैटेगरी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, SC/ST के लिए 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी से है तो 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी SC/ST से है तो 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन ओपन कैटेगरी से है तो उसकी सर्विस और 3 ईयर्स, इसके साथ ही ओबीसी कैटेगरी के लिए 6 एंड SC/ST एक्स सर्विसमैन के लिए 8 ईयर्स। इस तरह से ये रिलैक्सेशन यहाँ रहने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो आप यहाँ एप्लीकेशन फीस को देख पा रहे हो। जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपीज़ का चालान है, इसके साथ ही ओबीसी के लिए 700 रुपीज़ का, ईडब्ल्यूएस के लिए 700, एक्स सर्विसमैन ओपन ओबीसी से है तो 350 रुपीज़, फीमेल SC/ST पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंड जो भी है उनके लिए 350 रुपीज़ का यहाँ चालान रहने वाला है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर बनाना है। बैंक से आपका डिमांड ड्राफ्ट निकलना है इन द फेवर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड पेबल एट औरंगाबाद, इस नाम से ये नेशनलाइज बैंक का ही होना चाहिए। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है, या आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के मार्कशीट्स, उसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड टू इन्वॉल्व्स आपको लगाना है यहाँ पे कि 5 इंच बाय 11 इंच का ड्यूली अफेक्टेड बाय द 10 रुपीज़ का पोस्टर स्टैम्प इसमें लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन के ऊपर लगाना है। इसके साथ ही 2 पासपोर्ट साइज के फोटो बैक साइड में स्टेपल करके फ्रंट एप्लीकेशन के साथ आपको यहाँ लगाना है। अगर आप कास्ट में से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप हैंडीकैप वगैरह हो तो उसका सर्टिफिकेट, EWS में से हो उसका सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन हो तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट या कॉपी ऑफ आपका PPO और कॉपी ऑफ द एक सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके साथ ही आपको डिमांड ड्राफ्ट जो आपने निकाला है बैंक से इन फेवर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड पेबल एट औरंगाबाद, वो नेशनल बैंक का DD आपको यहाँ एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ बताया गया है कि एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज होगा और उसके बाद में एडमिट कार्ड आपको रिलीज हो जाएगा, वो जो कि आपको पोस्ट से, ईमेल से या वेबसाइट से देखने को मिलने वाला है। डेट एंड टाइम एंड वेन्यू जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का होने वाला है वो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर यहाँ देखने को मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए किसी किसी पोस्ट को यहाँ उसका स्किल टेस्ट देना होगा और स्किल टेस्ट के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन क्या होने वाला है। जैसे कि जूनियर क्लर्क, इलेक्ट्रिशियन, लैब असिस्टेंट, मिड वाइफरी, पंप ऑपरेटर जो है, तो इनको यहाँ रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है इन द इंग्लिश या हिंदी में ये होगा। ठीक है, जैसे कि ड्रेसर्स, माड़ी मजदूर, प्यून, वॉलमैन एंड सफाई कर्मचारी है, इनका स्किल टेस्ट काम के हिसाब से दिया जाएगा। फ्रेंड्स, सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन जो भी है तो पोस्ट के हिसाब से यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं, इस तरह से आपको स्टडी करना है ताकि आपको रिटर्न एग्ज़ाम अच्छे से दे सके। ठीक है, जूनियर क्लर्क अगर है तो आपको यहाँ सब्जेक्ट यहाँ आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिशियन के लिए उनके हिसाब से ITI के हिसाब से सब्जेक्ट दिए गए हैं। लैब असिस्टेंट अगर है तो उसके हिसाब से DMLT का आपको स्टडी करना होगा। पंप ऑपरेटर अगर है तो ITI के आपके पंप ऑपरेटर के ट्रेड के हिसाब से आपको एजुकेशन या आपका स्टडी करना होगा। ANM है, CMD है, उस हिसाब से आपको यहाँ स्टडी करना होगा। सिलेबस को ठीक से समझ लेना और उस हिसाब से पढ़ाई करना ताकि आपको एग्ज़ाम अच्छी तरह से देते आए। तो इस तरह से हमने ये सारी बात समझी। अभी हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन को किस तरह से फिल करना है। ठीक है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है कि एप्लीकेशन फिल कैसे करना है, कैसे सेंड करना है, कहाँ करना है और कौन सी चीज़ें इसमें लगानी है। तो हमने क्या करना है, कौन सी चीज़ें लगानी है ये तो देख लिया। अभी एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है ये देखते हैं। जैसे जो भी पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो उसका आप यहाँ से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैं जूनियर क्लर्क का यहाँ ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप जूनियर क्लर्क के लिए इस एप्लीकेशन से अप्लाई करते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ आपका नाम लिखना है पूरा, ओनली इन द कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। यहाँ आपको एक फ़ोटोग्राफ आपका अटैच करना है। यहाँ आपको फादर्स नेम लिखना है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आपको डिटेल एड्रेस लिखना है इसी के साथ। फोर्थ पॉइंट में आपको आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है वो लिखना है। फिफ्थ पोजीशन पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। अगर सिक्स पोजीशन पे आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो वो लिखना है। ईमेल आईडी लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ आपको डेट, मंथ एंड ईयर के हिसाब से लिखना है। ठीक है, 6 जनवरी 2023 को आपका जो भी एज कैलकुलेट होगा वो आप यहाँ आप इसको लिखिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप है तो यहाँ आप टिक करके मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ लिखना है। मैरिटल स्टेटस 11 नंबर के पॉइंट को अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लिखिए, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखिए। ठीक है, विच कैटेगरी बिलोंगिंग टू द वर्टिकल, अगर आप ओपन है, OBC है तो यहाँ उस हिसाब से टिक करना, अगर नहीं है तो डैश कर दीजिए। ठीक है, डिसेबिलिटी अगर है आपका तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए। क्वालिफिकेशन में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, 10th 12th ITI जो भी आपका क्राइटेरिया है वो यहाँ डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन, डिग्री, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ईयर ऑफ पासिंग, क्लास, डिवीजन, परसेंटेज जो भी है वो इस बॉक्स में आपको एजुकेशनल 14 नंबर के पॉइंट पे फिल करना है। ठीक है, 15 नंबर पे यहाँ आप देख पा रहे हो कि डिपार्टमेंटल अगर कैंडिडेट है
यहाँ पे यस करना है, बाकी सभी लोगों ने यहाँ नो करना है। पॉइंट नंबर 16 में पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कुछ जॉब करते हो तो उस जॉब के बारे में आप 17 नंबर के पॉइंट्स में उसको डिटेल में लिखे कि आपकी डेसिग्नेशन क्या है, नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, कब से कब तक आपने काम किया है। और 18 नंबर का पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, जो भी आपने नेशनलाइज बैंक से डीडी निकाला है तो डीडी बैंक का नाम, इसके साथ ही डीडी का आपका अमाउंट, डीडी का नंबर और डीडी की डेट यहाँ मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप वेदर दे रिलेटेड टू द मेंबर ऑब्लिक एम्प्लॉय ऑफ द औरंगाबाद कैंटोनमेंट से कोई आपका रिलेशन में है तो आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज आपको नो करना होगा, ठीक है। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको यहाँ लिखना है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ अटैच करने वाले हो, ठीक है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस पोस्ट के हिसाब से आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट के डॉक्यूमेंट्स है, इसी के साथ आपका नेशनलिटी, फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है। लास्ट में 21 नंबर का पॉइंट जो है डिक्लेरेशन, यह पढ़ के आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ लगाना है, प्लेस डेट को लिखे और इस एप्लीकेशन को आप एक इन्वेलप में अच्छे से पैक करके उसमें आपके एड्रेस का भी एक इन्वेलप अटैच करें ताकि कैंटोनमेंट बोर्ड आपको रिप्लाई के तौर पर आपके घर पर उसका जवाब भेज सके, ठीक है। तो इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको इसमें से कोई भी बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूँ और आपको जवाब दे सकूँ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार मित्रांनो, वरद ऑनलाईन गव्हर्नमेंट जॉब अपडेट्समध्ये आपले स्वागत आहे। मित्रांनो, BMC म्हणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द ग्रेट मुंबई, ज्याला बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असे म्हटले जाते, फायरमॅन म्हणजे अग्निशमन दलाच्या 910 जागा इथे निघालेल्या आहेत, ठीक आहे। याच्यासाठी काय शिक्षण लागणार आहे, काय आपलं काय असलं पाहिजे, त्याचबरोबर फिजिकल फिटनेस काय असला पाहिजे, जॉब लोकेशन कुठे असेल, किती फीस असली पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीची माहिती आपण या व्हिडिओत घेणार आहोत, ठीक आहे। तर मित्रांनो, आपण आता इथे माहिती पत्रकावर पोहोचलेलो आहे। इथे आपण बघू शकता की बृहन्मुंबई महापालिकेमध्ये मुंबई अग्निशमन दलाच्या आस्थापनेवर 21,700 ते 69,100 अधिक अनुज्ञेय भत्ते याप्रमाणे अग्निशामक या संवर्गातील रिक्त पदे जे सरळ सेवेने वॉक इन सिलेक्शन द्वारे भरले जाणार आहे ते आपण इथे स्क्रीनवर बघू शकता की इथे टोटली 910 जागा आहेत आणि कास्ट वाईज आपण इथे त्याचा ब्रेकअप बघू शकता, ठीक आहे। त्यानंतर समांतर आरक्षणामध्ये जर आपल्याला बघायचं असेल तर जात प्रवर्गानुसार माजी सैनिक, खेळाडू, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, त्याच्यानंतर महिला, सर्वसाधारण आरक्षण, एकूण आणि अनाथ आणि दिव्यांग यांच्यासाठी काय चार्ट आहे तो आपल्याला इथे स्क्रीनवर दिसत आहे। त्याप्रमाणे आपली जी कास्ट असेल त्या हिशोबाने आपल्याला इथे हा फॉर्म भरता येईल, ठीक आहे। या अग्निशामक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता आपण स्क्रीनवर बघू शकता की याला आपलं 12वी 50% गुणांसह प्रथम प्रयत्नामध्ये उत्तीर्ण असणं अनिवार्य आहे। त्याचबरोबर आपण कला शाखेचा असा, विज्ञान शाखेचा असा किंवा वाणिज्य शाखेचा असा याचा कोणताही प्रॉब्लेम आपल्याला येणार नाही। आपण कोणत्याही शाखेचे असले तरी आपण याला पात्र राहणार आहोत, ठीक आहे। जर एक सर्व्हिसमॅन हा फॉर्म भरत असतील तर त्यांना उमेदवार माध्यमिक शालांत परीक्षा म्हणजे 10वी उत्तीर्ण असला पाहिजे आणि त्याचबरोबर भारतीय सेनेमध्ये किमान 15 वर्षाची सेवा केल्याबाबतचे पदवी प्रमाणपत्र त्याच्याकडे असले पाहिजे, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की एक सर्व्हिसमॅन 15 इयर्स ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट हे आपले असले पाहिजे, ठीक आहे। त्यानंतर उमेदवार माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत किंवा तत्सम किंवा उच्चतम परीक्षेत 100% गुणांची प्रश्नपत्रिका असलेले मराठी विषय उच्चतम स्तर किंवा निम्न स्तर घेऊन उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे। तर आपल्याला मराठी हा विषय असणे आवश्यक आहे। वैद्यकीय जो दर्जा आहे याच्यामध्ये उमेदवार शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असावा, सर्व प्रकारच्या संसर्गजन्य रोगांपासून तो मुक्त असावा, जसं की उमेदवाराची उंची जी आहे ती किमान 172 सेंटीमीटर पुरुषांसाठी असली पाहिजे आणि 162 सेंटीमीटर ही महिलांसाठी असणे आवश्यक आहे, ठीक आहे। पुरुषांच्या बाबतीत छाती जी आहे ती 81 सेंटीमीटर साधारण असली पाहिजे आणि 5 सेंटीमीटर फुगवून 86 ही झाली पाहिजे। वजन जे आहे किमान 50 किलो आपले असणे आवश्यक आहे। दृष्टी जी
ती चष्मा किंवा तत्सम साधनांशिवाय नेहमी सामान्य म्हणजे आपल्या आजारपणापासून आपण मुक्त असलं पाहिजे की आपल्याला कोणतेही डोळ्याचे प्रॉब्लेम नसावे. अग्निशामक पदासाठी वयोमर्यादा जी आहे ती 31 डिसेंबर 2022 रोजी कॅल्क्युलेट केली जाणार आहे. अग्निशामक या पदासाठी वयोमर्यादा जी आहे उमेदवाराचे वय 31 डिसेंबर 2022 रोजी 20 पेक्षा कमी नसावे आणि 25 पेक्षा जास्त नसावे. परंतु कोविड-19च्या सार्वत्रिक साथीमुळे भरती प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नसल्यामुळे फक्त या भरती प्रक्रियेकरता एक वेळेची उपाययोजना म्हणून उमेदवाराचे वय 31 डिसेंबर 2022 रोजी 20 पेक्षा कमी आणि 27 पेक्षा जास्त नसावे असे इथे वाढवून दिलेले आहे. ठीक आहे. तर ज्यांचे पण वय या कॅटेगरीमध्ये बसते आणि शिक्षण बसते ते या पदाला अप्लाय करू शकतात. जर आपल्याकडे जड वाहन चालविण्याचा वैध परवाना असला तर उमेदवारांना इथे प्राधान्य दिले जाणार आहे. महानगरपालिकेतर्फे घेण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक आणि शारीरिक चाचणीत उमेदवार उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. अशाच उमेदवारांचा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार निवडीकरिता विचार करण्यात येणार आहे. ठीक आहे. त्याचबरोबर पॉईंट नंबर 8 मध्ये आपण इथे बघू शकता की विद्यार्थ्याकडे कमीत कमी DOE-ACC किंवा CCC असे O स्तर किंवा A स्तर किंवा B स्तराचे कमीत कमी MSCITचे प्रमाणपत्र तरी असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आपले कम्प्युटरचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी टक्क्यानुसार भरतीसाठी हजर राहायचं ठिकाण इथे दिलेलं आहे. ठीक आहे. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे शक्ती मैदान JBCN शाळेच्या बाजूला विनी गार्डन सोसायटी समोर मंडपेश्वर दहिसर पश्चिम मुंबई 400103 असा हा पत्ता आहे. ज्या ठिकाणी आपल्याला आपला ॲप्लिकेशन घेऊन जायचं आहे आणि आपण त्या भरतीसाठी इथे आपल्याला हजर राहायचं आहे. ठीक आहे. मित्रांनो, उमेदवारांनी टक्केवारीनुसार भरतीसाठी हजर राहायचं वेळापत्रक इथे दिले गेलेलं आहे. ज्याच्यामध्ये आपलं जात प्रवर्ग समांतर आरक्षण आणि अनाथ आरक्षण असेल तर याच्यासाठी शैक्षणिक पात्रता आणि त्याचे गुणवत्ता काय असली पाहिजे. त्याचबरोबर वैयक्तिक माहितीपत्र भरून डिमांड ड्राफ्ट व मूळ कागदपत्रांसह भरतीसाठी हजर राहण्याची जी दिनांक आहे ती इथे दिली गेलेली आहे. ठीक आहे. आपण इथे स्क्रीनवर बघू शकता. विमा प्रज असेल तर 12वीमध्ये 50% गुण 13 तारखेला सकाळी 8 वाजेपर्यंत इथे हजर राहायचं आहे. BZ-ब, BZ-क आणि BZ-ड असेल तर यांनी 50% गुणांपेक्षा प्राप्त केलेले उमेदवार 14 तारखेला हजर राहतील. त्याच्यानंतर 50% किंवा अधिक टक्के गुण प्राप्त केलेले उमेदवार 16 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 8 वाजता हजर राहतील. त्यानंतर BZ-ड या प्रवर्गातील उमेदवार जे आहे ते परीक्षेत 50% किंवा अधिक टक्के गुण प्राप्त केलेले उमेदवार 17 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 8 वाजता हजर राहणार आहे. अनुसूचित जातीतील असला तर उपरोक्त परीक्षेत 60% पेक्षा अधिक गुण मिळवलेले असेल तर 18 तारखेला आणि ज्यांचे 50 पासून तर 59.99% मध्ये आहे त्यांनी 19 तारखेला सकाळी इथे हजर राहायचं आहे. अनुसूचित जमातीचे जे विद्यार्थी ST कॅटेगरीमध्ये त्यांचे ज्यांचे 50% पेक्षा अधिक गुण आहेत त्या उमेदवारांनी 20 जानेवारी 2023 सकाळी 8 वाजेपर्यंत इथे हजर राहायचं आहे. ठीक आहे. EWSमधून पाहता इथे 50% पेक्षा जास्त ज्यांचे गुण आहेत त्यांनी 21 जानेवारी 2023 सकाळी 8 वाजेपर्यंत इथे हजर राहायचं आहे. IMAW म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातील जे काही विद्यार्थी आहे त्यांचे 65% पेक्षा अधिक गुण असेल तर त्यांनी 23 जानेवारीला सकाळी 8 वाजता हजर राहायचं आहे. 55 ते 64.99% ज्यांचे आहे त्यांनी 24 जानेवारी 2023 सकाळी 8 वाजेपर्यंत इथे हजर राहायचं आहे आणि ज्यांचे 50 ते 54.99% असतील अशा उमेदवारांनी 27 जानेवारी 2023 सकाळी 8 वाजेपर्यंत इथे हजर राहायचं आहे. माजी सैनिक किंवा अनाथ कॅटेगरीतले जे कोणते उमेदवार असतील यांना उपरोक्त परीक्षेत 50% पेक्षा अधिक गुण प्राप्त असलेले उमेदवार किंवा उमेदवार माध्यमिक शालांत परीक्षा म्हणजे इयत्ता 10वी उत्तीर्ण व भारतीय सेनेत किमान 15 वर्षे सेवा केल्याबाबतचे पदवी प्रमाणपत्र असणारे लोक इथे 28 जानेवारी 2023 सकाळी 8 वाजता इथे हजर राहणार आहे. ठीक आहे. त्याचबरोबर खुल्या प्रवर्गातील जे कोणी उमेदवार 70%च्या वर गुण घेतलेले असतील ते 30 जानेवारीला, त्याच्यानंतर 60 ते 69.99% मधले उमेदवार 31 जानेवारीला, उपरोक्त परीक्षेत 55 ते 59.99% घेतलेले 1 फेब्रुवारीला आणि 50 ते 54.99% मधले उमेदवार 2 फेब्रुवारी 2023ला सकाळी 8 वाजता इथे हजर राहणार आहेत.
जर आपली कॅटेगरी विजा अ असेल तर आपल्याला 50%पेक्षा अधिक जे उमेदवार आहेत ते 30 फेब्रुवारी 2023ला सकाळी 8 वाजेपर्यंत इथे हजर असले पाहिजे. महिला जर असतील तर यांना 50%पेक्षा अधिक गुण असले पाहिजे आणि 4 फेब्रुवारी 2023 सकाळी 8 वाजेपर्यंत इथे हजर राहणे आवश्यक आहे. खुल्या प्रवर्गातील सर्व उमेदवार जे आहेत महिला, तसेच EWS आहे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजा ब क ड, विमा प्र, इमा व आणि EWS या तारखेला महिला 4 तारखेला हजर राहू शकतात. ठीक आहे मित्रांनो, ही टिप फार महत्त्वाची आहे. आपण इथे स्क्रीनवर बघू शकता की उमेदवारांना टक्केवारीनुसार ज्या दिनांकाला बोलविण्यात आलेले आहे त्याच दिनांकाला भरती प्रक्रियेसाठी हजर राहणे आवश्यक आहे. इतर दिवशी हजर राहिल्यास त्याला भरती प्रक्रियेकरिता सहभागी होता येणार नाही. तसेच सकाळी 8 नंतर आलेल्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेसाठी ठिकाणी प्रवेश दिला जाणार नाही. त्याच्यामुळे वेळेच्या आतच आपल्याला इथे हजर राहायचं आहे. ठीक आहे. निवडीचे निकष आणि कार्यपद्धती कशी चालणार आहे ते आपण इथे बघू शकता की इयत्ता 12वी प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असलेले प्रमाणपत्र उमेदवाराकडे असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर भरती प्रक्रियेतील मैदानी व प्रमाणपत्र चाचणी, ज्याला व्यावसायिक चाचणी म्हणतात, यामध्ये प्राप्त झालेले गुण अशा एकूण गुणांच्या आधारेच उमेदवाराची गुणवत्तेनुसार सामाजिक किंवा समांतर आरक्षणात विचार घेऊन गुणवत्ता निवड इथे केली जाणार आहे. ठीक आहे. पॉईंट नंबर 3 मध्ये आपण इथे बघू शकता की उच्च गुणवत्ताधारक मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांची खुल्या पदावर नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर निवड झालेल्या उमेदवारामधून रिक्त असलेल्या पदांच्या उपलब्धतेनुसार अग्निशमन, शल्यचिकित्सा यांच्या वैद्यकीय तपासणीस पाठविण्यात येणार आहे. आणि वैद्यकीय तपासणीत पात्र असलेल्या उमेदवारांना मुंबई अग्निशमन दलाच्या प्रशिक्षण केंद्रावर मुंबई अग्निशमन दलाच्या पाठ्यक्रमानुसार 6 महिन्याचे प्रशिक्षणाच्या नियमावलीनुसार देण्यात येणार आहे. ठीक आहे. प्रशिक्षणादरम्यान अग्निशामक उमेदवारास दरमहा ₹3,000 इतके पाठ्यवेतन देण्यात येणार आहे. आणि बृहन्मुंबई महापालिकेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याची सदर पदासाठी निवड झाल्यास तो ज्या खात्यात कार्यरत होता त्या खात्यामार्फत प्रशिक्षण कालावधीसाठी त्याचे वेतन काढण्यात येईल. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये 3 चाचणी परीक्षा व 1 अंतिम मैदानी आणि 1 लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. एकत्रित सर्व परीक्षा मिळून सरासरी 50% गुणांची उत्तीर्ण असणे इथे आवश्यक आहे. भरतीच्या निवडीच्या वेळी गुणवत्ता निवड यादीत प्राप्त केलेले गुण 50% व प्रशिक्षण कालावधीत प्राप्त केलेले गुण 50% गुणांची बेरीज करून यासह सेवा ज्येष्ठता तयार करून उमेदवाराची निवड इथे करण्यात येणार आहे. शारीरिक मानके, शैक्षणिक अर्हता, निकष आणि भरती प्रक्रियेतील विविध चाचण्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवाराचीच पात्र उमेदवार म्हणून इथे नोंदणी करण्यात येणार आहे आणि त्यांनाच येथे पात्रता ठरविण्यात येणार आहे. अग्निशामक पदाच्या भरती प्रक्रियेत पात्र होण्यासाठी मैदानी चाचणीत किमान 50% गुण म्हणजेच 120 गुणांपैकी 60 गुण प्राप्त करणे आवश्यक आहे. मैदानी चाचणीत 50%पेक्षा कमी गुण प्राप्त करणारे उमेदवार भरतीसाठी इथे अपात्र ठरणार आहेत. भरतीच्या ठिकाणी महापालिका वैद्यकीय परीक्षकांनी प्रमाणित केलेली उंची, वजन, छाती याबाबत कोणत्याही उमेदवाराला प्रशासनाकडे अपील करण्याचा अधिकार इथे असणार नाही आहे. ठीक आहे. उमेदवारांना निवडीच्या वेळी खालीलप्रमाणे व्यावसायिक चाचणी इथे द्यावी लागणार आहे, ज्याच्यामध्ये पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी 200 गुणांची विभागणी इथे करण्यात आलेली आहे. मैदानी चाचणी जी 120 गुणांची राहणार आहे आणि प्रमाणपत्र चाचणी 80 गुणांची राहणार आहे. अशी एकूण 200 गुणांची इथे परीक्षा राहणार आहे. ठीक आहे. शारीरिक पात्रतेमध्ये आपण पहिले जसे बघितले त्याप्रमाणे पुरुष उमेदवारांना 172 सेंटीमीटरची उंची, 80 ते 86ची त्यांची चेस्ट असली पाहिजे आणि वजन जे 50 किलो असले पाहिजे. शारीरिक पात्रता महिलांसाठी जी दिलेली आहे त्यामध्ये उंची किमान 162 सेंटीमीटर आणि वजन 50 किलोग्रॅम असले पाहिजे. ठीक आहे. मैदानी चाचणीसाठी पुरुष उमेदवार जे आहेत त्यांना 3 मिनिटांमध्ये 800 मीटर्स अंतर धावणे उमेदवार पुढील चाचणीस पात्र राहणार आहे. 19 फूट उंचीवरून जम्पिंग शीटमध्ये उडी न मारणारे उमेदवार इथे अपात्र राहणार आहे. ठीक आहे मित्रांनो, जमिनीपासून 33 फूट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या 46.4 वरील उंचीच्या ॲल्युमिनियम एक्सटेन्शन शिडीवर खिडकीपर्यंत वर चढून ज्याने शिडीने खाली उतरावे लागते त्याचा आरंभ रेषेपासून तर शिडीचं 20 फूट अंतर जर असेल तर वेळ किती सेकंदात पार करायची आणि किती गुण मिळणार आहे याचा तक्ता आपण इथे बघू शकता.
50 किलोग्रॅममध्ये ज्यांचे आहेत ते खांद्यावर घेऊन दिलेल्या मार्गाने 60 मीटर अंतर जाण्यासाठीचं सेकंद, त्याचा वेळ आणि गुण इथे आपण स्क्रीनवर बघू शकता. इथे सर्व गुणांनुसार तक्ता आपण बघू शकता की कसं ब्रेकअप दिलेला आहे. ठीक आहे. 20 फूट उंचीपर्यंत रस्सीवर चढणे व उतरणे याला 30 गुण दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर 20 पुलअप्स काढणे, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक पुलअप्स अर्धा गुण, याप्रमाणे 20 पुलअप्सपर्यंत 10 गुण, याप्रमाणे 10 गुण इथे देण्यात आलेले आहेत. महिला उमेदवारांच्या चाचणीबाबत आपण इथे बघू शकता की 4 मिनिटामध्ये 800 मीटर्सचं अंतर धावणं आपल्याला अनिवार्य आहे. ठीक आहे. 19 फूट उंचीवरून जम्पिंग शीटमध्ये उडी न मारणारी उमेदवार इथे अपात्र होणार आहे. जमिनीपासून सेम तसंच 33 फूट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या 46.4 वरील उंचीच्या ॲल्युमिनियम एक्सटेन्शन शिडीवर खिडकीपर्यंत वर चढून त्याच शिडीने खाली उतरावं लागणार आहे आणि आरंभ रेषेपासून तर शिडी 20 फूट अंतरावर असेल. त्याप्रमाणे इथे सेकंद, वेळ आणि मिळणारे गुण याचा तक्ता आपण इथे बघू शकता. याला 40 गुण दिलेले आहेत. 40 किलोग्रॅम वजनामध्ये जसं की आपण मानवाकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या मार्गाने 60 मीटर अंतर धावणे याला 40 गुण देण्यात आलेले आहे आणि त्याचा वेळ आणि गुणांचा तक्ता आपण इथे बघू शकता. मित्रांनो, गोळाफेक जो 4 किलोग्रॅम गटातला आहे याच्यासाठीचं अंतर 6 मीटरपेक्षा जास्त असेल तर 10 गुण, 5 मीटर ते 6 मीटरपेक्षा कमी असेल तर 7 गुण आणि 4 मीटर ते 5 मीटरपेक्षा कमी असेल तर 4 गुण आणि 4 मीटरपेक्षा कमी असेल तर 0 गुण इथे मिळणार आहे. असे एकूण इथे याच्यासाठी 10 गुण ठेवण्यात आलेले आहे. लांब उडीसाठी 15 फूट व त्यापेक्षा जास्त 15 गुण मिळणार आहे. 12 फूट ते 15 फुटापेक्षा कमी असेल तर 10 गुण मिळणार आहे. 9 फूट ते 12 फुटापेक्षा कमी असेल तर 5 गुण मिळणार आहे आणि 9 फुटापेक्षा कमी याला 0 गुण. असे एकूण लांब उडीसाठी 15 गुण ठेवण्यात आलेले आहे. पुशअपसाठी आपण इथे बघू शकता 15 गुणांचं इथे मार्क्स ठेवण्यात आलेले आहे. प्रमाणपत्र चाचणीसाठी इथे पुरुष किंवा महिला उमेदवार जे आहे त्यांना राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपूर व राज्य शासनाचे महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी व राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र मुंबई यांच्याकडील अग्निशामक दुय्यम अधिकारी किंवा तत्सम मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम प्रमाणपत्रधारकास इथे 25 गुण देण्यात येणार आहे. अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 10 गुण, दुय्यम अधीक्षक पाठ्यक्रम व तत्सम प्रमाणपत्रधारकास 15 गुण देण्यात येतील. असे एकूण 25 गुण इथे दिले जाणार आहे. जर आपल्याकडे NCCचं प्रमाणपत्र असेल आणि ते C प्रमाणपत्र असेल तर त्याला 10 गुण, ब प्रमाणपत्र असेल तर 6 गुण, अ प्रमाणपत्र असेल तर 4 गुण किंवा शालेय पातळीवर MCC आपलं झालेलं असेल तर याच्यासाठी आपला विचार केला जाईल आणि 20 गुण टोटली या प्रमाणपत्रासाठी इथे ठेवण्यात आलेले आहे. मित्रांनो, क पॉईंटमध्ये आपण बघू शकता अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकाला हलके वाहन चालविण्याचा जर वैध परवाना आपल्याकडे म्हणजे LMVचं लायसन्स जर असेल तर आपल्याला इथे 5 गुण मिळणार आहेत. तसेच पॉईंट नंबर 2मध्ये आपण बघू शकता की अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकाला जड वाहन चालक वैध परवाना जर आपल्याकडे असेल तरी आपल्याला इथे 5 गुण दिले जाणार आहे. नागरी सेवा दलाच्या अग्निशमन अभ्यासक्रमाचं प्रमाणपत्र असलं तर 6 गुण, होमगार्डमध्ये कमीत कमी 3 वर्षे सेवा केल्याचे प्रमाणपत्र असेल तर 4 गुण, याप्रमाणे आपल्याला 10 गुण इथे दिले जाणार आहे. सरकारी निमसरकारी संस्था यांच्याकडून समुद्र किनाऱ्यावर जीवरक्षक म्हणून 1 वर्ष सेवा केलेली असल्यास किंवा मुंबई अग्निशमन दलात कंत्राटी जीवरक्षक म्हणून किमान 6 महिने जर नोकरी केलेली असेल तर 15 गुण इथे मिळणार आहेत. मित्रांनो, सर्वसाधारण अटी इथे बघू शकता आपण की रिक्त पदांच्या उपलब्धतेनुसार आणि आवश्यकतेनुसार नेमणुका करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर जाहिरातीमध्ये दिलेल्या पदांची संख्या आणि अनुशेष बदलू शकतो. वैयक्तिक माहितीपत्र विहित नमुन्यात स्वहस्ताक्षरात सर्व दृष्टीने पूर्ण असावे. विहित नमुन्यामध्ये नसलेले व अपूर्ण वैयक्तिक माहितीपत्र भरलेले विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे आपला फॉर्म जो आहे तो व्यवस्थित भरा. जर काही अडचण असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा किंवा आपण विचारू शकता, जेणेकरून आम्ही आपल्याला मदत करू आणि कुठे काही अडचण असल्यास आपला इथे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू. अलीकडच्या काळात काढलेले पारपत्र आकाराचे उमेदवाराने म्हणजे फोटोग्राफ जे आहे काढलेले छायाचित्र व त्याच्या 4 अतिरिक्त प्रती भरतीच्या दिवशी व पुढील निवडीत प्रक्रियेसाठी उमेदवाराजवळ ठेवणे आवश्यक आहे. बरेचसे विद्यार्थी जुने फोटोग्राफ्स वापरतात किंवा
या कलरमध्ये चालेल का नाही किंवा मोबाईलमध्ये काढलेले फोटो असे वापरण्याचा प्रयत्न करतात. पण मित्रांनो, स्टुडिओमधून चांगल्या क्वालिटीचे फोटो काढून घ्या आणि ते तुम्ही वापरा, जेणेकरून आपल्याला पुढे भरती प्रक्रियेमध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही. मित्रांनो, इथे जे ॲप्लिकेशन आपल्याला दिलेले आहे माहिती पत्रकासोबत, त्याची प्रिंट आपल्याला A4 साईजच्या पेपरवर स्वच्छ प्रतीमध्ये काढायची आहे आणि त्याच्यावर सगळी माहिती अचूक भरायची आहे. या अगोदरच बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या एखाद्या कर्मचाऱ्याला जर भरतीसाठी हजर राहायचं असेल तर त्याने त्याच्या खातेप्रमुखांचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे इथे आवश्यक राहणार आहे. उमेदवाराचा ईमेल ID आणि पत्रव्यवहाराचा पत्ता हा सुस्पष्ट आणि पिनकोडसह पूर्ण असला पाहिजे. आपला मोबाईल नंबर वगैरे सगळं व्यवस्थित त्याच्यावर मेन्शन करा, जेणेकरून भरती प्रक्रियेनंतरची पुढची प्रक्रिया आपल्यासाठी चांगली राहील आणि आपल्याला घरपोच काही वस्तू यायची असेल तर ती आपल्यापर्यंत पोहोचेल. जर इतर राज्यातून कोणत्या उमेदवारांना इथे भरतीसाठी यायचं असेल तर स्थलांतरित झालेल्या अशा मागासवर्गीय उमेदवारांचा आरक्षित पदाकरिता विचार केला जाणार नाही असं इथे लिहिलेलं आहे. उमेदवाराला कुठेही फौजदारी स्वरूपात किंवा खटला वगैरे चालू असल्यास इथे अपात्र ठरविले जाणार आहे. उमेदवाराविरुद्ध पोलीस चौकशी, न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असल्यास, शिक्षा झालेली असल्यास उमेदवाराने त्याबाबतचा तपशील देणे आवश्यक आहे. निवडीनंतर त्याबाबतीत माहिती झाल्यास त्याला किंवा लेडीज किंवा जेंट्स कोणी असो त्याला सेवेतून इथे कमी करण्यात येणार आहे. पॉईंट नंबर 12मध्ये आपण इथे बघू शकता, निवड झालेल्या उमेदवारांची संबंधित पदावर नियुक्ती करण्यापूर्वी सदर पदाच्या 1 महिन्याच्या वेतना एवढी रोख रक्कम अनामत म्हणून इथे भरावी लागेल किंवा तशा अर्थाचे आशयपत्र किंवा हमीपत्र सादर करावे लागणार आहे. उमेदवाराने प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर अग्निशामक म्हणून मुंबई अग्निशमन दलामध्ये किमान 5 वर्षे सेवा करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यापूर्वी नोकरी सोडल्यास 1 महिन्याच्या वेतना एवढी रक्कम व प्रशिक्षणासाठी झालेला खर्च असे 480 रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे महापालिकेकडे भरपाई करावी लागेल. असे लेखी हमीपत्र 100 रुपयाच्या कोड स्टॅम्प कागदावर इथे द्यावे लागणार आहे. उमेदवार कोणत्या पण जिल्ह्यातून या भरतीसाठी आला तर सिलेक्शनाच्या ठिकाणी स्वखर्चाने त्याला उपस्थित राहावं लागणार आहे. तसेच उमेदवाराने जेवणाची व खाण्याची व्यवस्था ही स्वतःच करायची आहे. उमेदवारासाठी वाणी शुद्ध असावी, तोत्रेपणा वगैरे त्याला इथे नसावा. निवड झालेल्या उमेदवारांची मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही अग्निशमन केंद्रातून नियुक्ती करण्यात येईल व त्याची सेवा मुंबई महापालिकेच्या कोणत्याही अग्निशमन केंद्रात बदली योग्य असेल. निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर किंवा नियुक्तीनंतर कोणत्याही क्षणी उमेदवाराची चुकीची माहिती, प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे सादर केल्याचे किंवा कोणत्याही खोटी माहिती दडवून ठेवल्याचे निदर्शनास जर आलं तर त्याची उमेदवारी इथे रद्द केली जाईल. त्याचबरोबर नियुक्ती झालेली असल्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्याची नियुक्ती संपवण्यात येणार आहे. ज्या उमेदवारांनी जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयात नाव नोंदणी केलेली असेल तर त्याच्या प्रमाणपत्राची प्रत आणि त्याची छायांकित प्रत हे उमेदवाराने माहितीपत्रासोबत जोडणे आवश्यक आहे. ठीक आहे मित्रांनो, सदर जाहिरात ही बृहन्मुंबई महापालिकेच्या पोर्टलवर mcgm.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. तिथे जाऊन आपण ही संपूर्ण माहिती व्यवस्थितरित्या वाचू शकता व याची संपूर्ण खात्री केल्यानंतर आपले सगळे कागदपत्र वगैरे ओरिजिनल असण्याची खात्री केल्यानंतर, त्याचबरोबर सर्व प्रमाणपत्र आपल्याकडे असल्याची खात्री केल्यानंतर आपण इथे भरतीसाठी जा, म्हणजे जेणेकरून कोणत्याही दृष्टिकोनातून या भरती प्रक्रियेमधून आपल्याला वगळले जाणार नाही. पॉईंट नंबर 11मध्ये आपण इथे बघू शकता की खुला किंवा अराखीव प्रवर्ग जो आहे याला 944 रुपये आणि मागासवर्गीय किंवा EWS अनाथ आरक्षण असलेले अंतर्गत अर्ज करणारे उमेदवार हे रुपये 590 इतके भरती प्रक्रिया शुल्क वस्तू व सेवा करासह बृहन्मुंबई महापालिका, बृहन्मुंबई म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन या नावाने मुंबईत देय असलेला पेएबल ॲट मुंबई डिमांड ड्राफ्ट भरतीच्या वेळेस सादर करणे आपल्याला आवश्यक राहणार आहे. ज्याच्याकडे डिमांड ड्राफ्ट नसेल असे अर्ज इथे विचारात घेतले जाणार नाही व सदर उमेदवार भरती प्रक्रियेत समाविष्ट केले जाणार नाही. त्यामुळे DD नेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण माहिती आपण या माहितीपत्रकामध्ये जशी लिहिलेली आहे ती आपण बघितली. आता आपण इथे बघणार आहोत की बृहन्मुंबई महापालिका याचं वैयक्तिक माहितीपत्र म्हणजे बायोडाटा जो आहे अग्निशामक पदाकरिता तर तो
कशा प्रकारे भरायचा आणि त्याला काय काय इथे लागणार आहे, ठीक आहे. तर सर्वप्रथम आपल्याला इथे एक फोटोग्राफ लावायचा आहे ॲप्लिकेशनवर. इथे आपण बघू शकता 2.5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटरचा फोटो आपल्याला इथे पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर संपूर्ण आपलं नाव मराठीत लिहायचं आहे, ज्याच्यामध्ये आपलं आडनाव आहे, नाव आहे आणि वडिलांचं नाव लिहायचं आहे, ठीक आहे. वडिलांचं किंवा पतीचं संपूर्ण नाव आपल्याला याच्यामध्ये ऑप्शनमध्ये लिहायचं आहे. मध्ये विवाहित महिलांच्या बाबतीत त्यांचे विवाहापूर्वीचे संपूर्ण नाव इथे लिहायचे आहे. जर आपल्याकडे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असेल तर त्याचा नंबर इथे लिहायचा आहे. पॉईंट नंबर 2च्या मध्ये आपल्याला आपला पत्ता पिनकोड नंबर लिहायचा आहे. त्यानंतर आपला मोबाईल नंबर, दूरध्वनी क्रमांक इथे आपल्याला मेन्शन करायचं आहे, जेणेकरून आपल्याशी संपर्क करता येईल किंवा ईमेलद्वारे आपल्याला काही माहिती मिळू शकेल. त्यानंतर आपलं स्त्री पुरुष असल्याबाबतचं, महिला पुरुष असल्याबाबतचं इथे जे काय असेल ते आपण टिक करा. पॉईंट नंबर 4 मध्ये उमेदवार सामाजिक आरक्षणाचा फायदा घेऊ इच्छितो किंवा नाही याबाबत होय असल्यास होय म्हणा, नाही असल्यास नाही म्हणा. जर आपला प्रवर्ग जो काय असेल जातीचा तो इथे लिहायचा आहे. त्यानंतर आपली जात लिहायची आणि त्याच्यात जर पोट जात असेल तरच लिहा, नाही तर लिहू नका. जर आपल्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असेल तर त्याला आपण इथे होय किंवा नाही असे लिहायचे आहे व त्याची प्रत याच्यासोबत जोडायची आहे. उन्नत प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे नवीनतम म्हणजे चालू वर्षाचे प्रमाणपत्र आपल्याला इथे नॉन क्रिमिनल जे चालू स्थितीत आहे आपले, जे की आपल्याला 2023 किंवा 24 किंवा 25 या वर्षापर्यंत आपले चालू आहे, ते प्रमाणपत्र इथे आहे असे म्हणून ते जोडावे. समांतर आरक्षणाबाबत माजी सैनिक किंवा खेळाडू, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त किंवा महिला जे काही असेल त्या बॉक्समध्ये आपल्याला इथे राईट अशी खूण करायची आहे. महिला उमेदवारांच्या बाबतीत स्त्री उमेदवार महिला आरक्षणाचा फायदा घेऊ इच्छित असेल तर होय म्हणायचं किंवा आपण इथे नाही म्हणू शकता. उमेदवार जर अनाथ असेल, आरक्षणाअंतर्गत जर अर्ज करत असेल तर होय म्हणा किंवा नाही म्हणा. इथे आपली जन्मतारीख, दिनांक, महिना व वर्षामध्ये लिहा. त्यानंतर मध्ये 31 डिसेंबर 2022 रोजी आपल्या जन्मतारखेनुसार जे काय आपले वय होत असेल ते वर्ष, महिना आणि दिवस याप्रमाणे इथे आपल्याला लिहायचे आहे. पॉईंट नंबर 6 मध्ये शैक्षणिक अर्हता जी आहे आपली आहे 10वी 12वी, त्यामध्ये आपल्याला प्राप्त झालेले गुण आणि मराठीत मिळालेले गुण याप्रमाणे इथे लिहायचे आहे. संगणकाविषयी आपले ज्ञान असेल, MSc किंवा तसं आपला कोर्स जर झालेला असेल तर त्याला हो म्हणा व त्याचे प्रूफ म्हणून त्याचे सर्टिफिकेट इथे सोबत जोडावे. शारीरिक पात्रतेमध्ये आपली उंची, वजन, त्यानंतर छाती, फुगवून छाती आपली किती बसणार आहे ते आपण वरती बघितलं त्याप्रमाणे आपण इथे आपले स्वतःचे जे काही असेल ते लिहावे. उमेदवारास यापूर्वी जर काही न्यायालयीन निर्णय किंवा बाकी असेल किंवा काही पोलीस केस वगैरे झालेली असेल, चौकशी जर चालू असेल तर त्याबद्दलची माहिती इथे आपल्याला लिहायची आहे आणि त्याचा तपशील लिहायचा आहे. जर आपल्यावर कुठली केस नसेल, काही नसेल तर आपण इथे नाही याला म्हणा. जर सध्या अर्जदार करणारा हा इतर सध्या कोणत्या नोकरीत असेल तर तसे हो म्हणून त्याबाबतचं तपशील इथे द्या आणि सध्याचं आपलं ना हरकत प्रमाणपत्र ऑफिसकडून घेऊन ती इथे जोडणी करा. स्वातंत्र्य सैनिक किंवा स्वातंत्र्य सैनिकाचा नामनिर्देशक वारस जो कोणी असेल तर त्याच्याबद्दल आपलं काही तपशील असेल तर त्याला होय किंवा नाही म्हणून तसे आपले कागदपत्र इथे जोडावे. राष्ट्रीय किंवा राज्य किंवा जिल्हा स्तरावरून खेळाडू असेल तर त्याबाबत होय म्हणून त्याचे प्रमाणपत्र इथे सोबत जोडायचे आहे, ठीक आहे. जर आपले NCCचे प्रमाणपत्र असेल तर NCC झाल्याचे हो म्हणून त्याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे. जर आपल्याकडे राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपूर किंवा राज्य शासनाचे महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमीचे जर काही प्रमाणपत्र असेल तर आपण इथे होय म्हणा आणि जर आपल्याकडे नसेल तर नाही म्हणा. हलके किंवा जड वाहन चालवण्याचा परवाना आपल्याकडे असल्यास त्याला हो म्हणा व त्याबाबतचा तपशील किंवा त्याची एक प्रत याच्यासोबत जोडणे आवश्यक राहणार आहे. होमगार्ड कमीत कमी 3 वर्षे सेवा केलेली असल्यास आपण त्याच्याबद्दल सुद्धा इथे आपले जे काही प्रमाणपत्र आहे त्याची माहिती इथे लिहू शकता व त्याची एक प्रत याच्यासोबत जोडणे अनिवार्य आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर जीवरक्षक असल्याचे प्रमाणपत्र जर आपल्याकडे असेल तर ते लिहा. त्यानंतर आपण ज्या कॅटेगरीतून असाल तो DD काढून डिमांड ड्राफ्टची माहिती, जसे की कोणत्या बँकेतून काढलेला आहे, डिमांड ड्राफ्ट काढल्याची दिनांक, त्यानंतर डिमांड ड्राफ्टचा क्रमांक व त्याची रक्कम आपल्या कॅटेगरीनुसार जी काही आहे ती आपल्याला इथे नमूद करायची आहे.
त्यानंतर इथे स्थळ आणि दिनांक टाकून अर्जदाराने स्वतःच्या अर्जदाराचे नाव आणि त्याची स्वाक्षरी इथे करायची आहे। मित्रांनो, महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की यासोबत कागदपत्र आपल्याला कोणते कोणते जोडायला होणार आहेत। आपण इथे स्क्रीनवर बघू शकता की उमेदवारांनी अर्जासोबत खालील प्रमाणपत्र छायांकित आणि साक्षांकित प्रत सोबत जोडाव्यात। शैक्षणिक अर्हतेबाबत आपल्याकडे 10वी 12वीचं गुणपत्र प्रमाणपत्र, इयत्ता 12वीचं प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण झाल्याबाबतचं प्रमाणपत्र, त्याच्यानंतर आपलं जात व जात वैधता प्रमाणपत्र, उन्नत प्रगत गटात मोडत असल्याबाबतचे चालू वर्षाचं आपलं नॉन क्रिमिनलचं सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे आपलं डोमिसाईलचं सर्टिफिकेट, महिला उमेदवारांच्या बाबतीत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असले असते, संगणक अर्हतेबाबतचे प्रमाणपत्र, समांतर आरक्षण किंवा अनाथ असल्याबाबतचं प्रमाणपत्र, त्यानंतर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवेमध्ये जर आपण काही प्रशिक्षण घेतलेलं असेल ते प्रमाणपत्र, NCC किंवा MCC झाल्याचे प्रमाणपत्र, हलके किंवा जड वाहन चालविण्याचा वैध परवाना, होमगार्डमध्ये काम केलेलं असल्यास 3 वर्ष सेवा केल्याचे प्रमाणपत्र आणि समुद्र किनाऱ्यावर जीवरक्षक असल्याचे प्रमाणपत्र आपल्याकडे याच्यापैकी जे असेल ते मॅक्झिमम डॉक्युमेंट्स आपल्याला इथे सोबत ठेवायचे आणि त्या अर्जासोबत जोडायचे आहे। आपल्या अर्जामध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र इथे दिले गेलेले आहे। हे सर्वांना भरणे अनिवार्य आहे, त्यामुळे आपली माहिती इथे भरा आणि त्याबद्दल आपण इथे ज्या पदासाठी अर्ज करता त्याची माहिती भरा व जितके हयात आपले मुलाची संख्या आहे 2005च्या नियमानुसार ते आपल्याला इथे लिहायचं आहे। ठीक आहे, जर आपण अविवाहित असाल तर इथे संख्या 0 लिहून टाका। या सर्व कागदपत्रांसोबत आपण जो हा ॲप्लिकेशन व्यवस्थित भरून आपण पाठवणार आहात किंवा सोबत घेऊन जाणार आहात, यामध्ये उमेदवारांनी स्वतःची स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे। ठीक आहे, जर आपल्याला याबद्दलची माहिती काही कळली नसेल किंवा आपल्याला काही अडचण येत असेल भरण्यामध्ये तर आपण मला कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा, जेणेकरून आपली तक्रार दूर करण्यात येईल किंवा आपल्याला जे काही प्रॉब्लेम येतात ते आम्ही सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करू। याच प्रकारच्या माहितीसाठी आमच्या चॅनलबरोबर बनून राहा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून योग्य माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचत राहील। धन्यवाद मित्रांनो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अहमदनगर छावनी परिषद की तरफ से यहाँ एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकल चुका है। ठीक है, जिसमें लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है 3 जनवरी 2023 शाम के 6 बजे तक आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो इसमें एप्लीकेशन में आपको क्या क्या लिखना है, ऑफलाइन सिस्टम में फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसमें कौन सी चीज़ आपको मेंशन करनी है, क्या लिखना है, इसके साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच करने हैं, इसका इन्वॉल्व किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कैंडिडेट मस्ट क्लियरली राइट ऑन द टॉप ऑफ द इन्वॉल्व में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का नाम आपको लिखना है इन्वॉल्व के ऊपर, एंड इन द कैटेगरी, मतलब आपका जो भी कैटेगरी है तो वो कैटेगरी आपको इन्वॉल्व के ऊपर के साइड में मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे आपको जहाँ ये एप्लीकेशन भेजना है वो एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन आपको कहाँ भेजना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 6 में यहाँ लिखा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिस ऑफ द अहमदनगर कैंटोनमेंट बोर्ड AMX चौक कैंप भी नगर अहमदनगर 414002 महाराष्ट्र। इस तरह से ये एड्रेस है जहां आपको यह एप्लीकेशन ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। ठीक है, यहाँ आप स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट, उसका पे स्केल, इसी के साथ कैटेगरी वाइज सारा ब्रेकअप और उसके नंबर ऑफ पोस्ट जितनी भी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी आपका एजुकेशन हो वो एजुकेशन के हिसाब से आप आपके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ चॉइस करके वही पोस्ट मेंशन करना है एप्लीकेशन में जो कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है इसका तो पोस्ट वाइज अलग अलग रहने वाला है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नेम ऑफ द पोस्ट और इसके साथ ही रिक्वायर्ड इसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इसके सामने यहाँ लिखा गया है, जिसमें रेसिडेंशियल ऑब्स्टेक्सल एंड गायनाकोलॉजिस्ट, इसके लिए जैसे कि MBBS होना चाहिए, इसके साथ ही
लेडी मेडिकल ऑफिसर है तो उसका MBBS होना चाहिए, नर्स JNM होना चाहिए, असिस्टेंट टीचर अगर है तो 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का आपका डिप्लोमा यहाँ होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको ठीक से पढ़ के आपको समझ में आएंगे, ठीक है। जूनियर क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, इसके साथ ही आपका कंप्यूटर का नॉलेज, टाइपिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर मेसन के लिए कर रहे हैं तो 10th ITI होना चाहिए, प्लम्बर के लिए 10th ITI होना चाहिए। अगर माड़ी कर रहे हो तो आपका 10th होना चाहिए, 1 ईयर का आपका सर्टिफिकेट कोर्स गार्डनर में होना चाहिए, ठीक है। पियोन है, चौकीदार है, वार्ड बॉय है, मजदूर है, सफाई कर्मचारी, इनके लिए यहाँ एजुकेशन आप देख पा रहे हैं कि 10th एंड मजदूर एंड सफाई कर्मचारी के लिए 7th एजुकेशन हो तो भी यहाँ चलने वाला है, ठीक है। एज लिमिट और उसके रिलैक्सेशन को अगर देखें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हर पोस्ट के हिसाब से जो भी एजुकेशन आपका होना चाहिए उसके साथ ही आपका जो एज होना चाहिए वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मेडिकल ऑफिसर अगर है या गायनेकोलॉजिस्ट है तो 23 ईयर से लेके 35 के बीच में होना चाहिए। अगर बाकी सभी कर्मचारी है सब तो 21 से लेके 30 के बीच में इनका एज होना चाहिए। इसके साथ ही आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका ईयर ऑफ रिलैक्सेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ओपन कैटेगरी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर PH है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, उसमें OBC SC ST अगर है तो उसके हिसाब से यहाँ ईयर ऑफ एक आपका रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। एक सर्विसमैन ओपन कैटेगरी OBC SC ST का जो भी है उनके हिसाब से 3 ईयर्स, 6 ईयर और 8 ईयर्स इस तरह से एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी से है तो 40 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट के लिए 43 ईयर्स का, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर SC ST कैटेगरी से है तो 45 ईयर्स का यहाँ रिलैक्सेशन रहने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस को अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो DD है ये नेशनलाइज बैंक का बनाना होगा, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमदनगर कैंटोनमेंट बोर्ड पेबल एट अहमदनगर, इस तरह से आपको ये नेशनलाइज बैंक का एक DD बनाना होगा, ठीक है। आपके कास्ट कैटेगरीज के हिसाब से अगर जनरल है तो 700 रुपीज़ का आपको DD बनाना है, OBC कैटेगरी के लिए भी 700 है, EWS के लिए भी 700 है। एक सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर ओपन OBC से है तो 350 रुपीज़ का है। फीमेल, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप या ट्रांसजेंड जो भी है इनके लिए 350 रुपीज़ यहाँ चलान रहने वाला है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमदनगर कैंटोनमेंट बोर्ड पेबल एट अहमदनगर इस नाम से आपको बनाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 में आप देख पा रहे हो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ में अटैच करने हैं उसकी सारी लिस्ट यहाँ दी गई है, जो कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब आपको हर डॉक्यूमेंट पे आपको यहाँ साइन करना ज़रूरी है, ठीक है। जिसके लिए आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, जो भी इसेंशियल रिक्वायर्ड एजुकेशनल आपके क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया और सर्टिफिकेट्स है उसके हिसाब से आपको सारे सर्टिफिकेट्स की यहाँ जेरोक्स लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके साथ ही आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका एग्जाम का बोर्ड सर्टिफिकेट आपको यहाँ अटैच कराना है, ठीक है। टू सेल्फ अटेस्टेड इनवॉल्व्स उसका साइज 5/11 इंच में होना चाहिए, ड्यूली अफेक्टेड रुपीज़ 10 रुपीज़ का यहाँ पोस्टेज स्टैम्प आपको लगाना होगा, ठीक है। 1 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्टेड इन द गिवन स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्म एंड 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोज विद द नेम इन द बैक साइड स्टेपल ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन के साथ में आपको अटैच करना है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन के साथ 2 अलग से फोटो भेजना है जिसमें आपका पीछे नाम लिखा हो। अगर आप कास्ट में से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। अगर फिजिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटी कुछ हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ लगाना होगा, आपका हैंडीकैप का सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा। अगर EWS में अप्लाई कर रहे हो तो EWS सर्टिफिकेट का यहाँ आपको कॉपी लगाना होगा। अगर ये सर्विसमैन है तो आपको सर्विस या कॉपी ऑफ द पेंशन PPO एंड द कॉपी ऑफ द एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड का कॉपी यहाँ लगाना होगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आप यहाँ देख पा रहे हो कि एप्लीकेबल इन द फेवर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमदनगर कैंटोनमेंट बोर्ड पेबल एट नगर फ्रॉम द नेशनलाइज बैंक ओनली, ऐसा लिखा है। तो नेशनलाइज बैंक से ही आपको ये DD निकालना होगा। इसके बाद में एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ लिखा है, एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज एंड एडमिट कार्ड ऑफ द ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेंड बाय द पोस्ट, ईमेल या वेबसाइट पर आप इसको देख पाओगे। आपका जो भी एग्जाम का डेट, टाइम, वेन्यू फॉर द कंडक्टेड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा
वो आपको पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर या आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपको बताया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन को आप यहाँ देख पा रहे हो कि हर एजुकेशन के हिसाब से सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो उसका ट्रेड टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, उसके हिसाब से आगे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। सफाई कर्मचारी की जो भी स्किल टेस्ट होगी जिसमें क्लीनिंग ऑफ द पब्लिक टॉयलेट्स, नो नॉर्मल स्केविंग, क्लीनिंग ऑफ द ब्रशेस और सेग्रीगेशन ऑफ द गार्बेज, क्लीनिंग ऑफ द ड्रेनेजेस, इस तरह से जो भी काम होगा वो आपको स्किल टेस्ट की इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन यहाँ नोटिस में आपको दिया गया है, जैसे कि नर्स जीएनएम है उसके लिए जो भी सब्जेक्ट्स है, असिस्टेंट टीचर के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए, मेसन, प्लम्बर, माई, जो भी आप पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ इसका सिलेबस दिया गया है, उस हिसाब से आपको स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से एप्लीकेशन करना है, उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको किस तरह से फिल करना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन इस तरह से आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और जिस कैटेगरी से कर रहे हो वो कैटेगरी आपको यहाँ लिखना पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपको आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इसमें बॉक्स में आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही फुल नेम मतलब उम्मीदवार का पूरा नाम जो है आपको यहाँ लिखना है, वो जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका होना चाहिए। इसके बाद में आपका जो भी जेंडर हो, मेल, फीमेल या अदर, जो भी आप यहाँ बी नंबर ऑप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो यहाँ लिखना है और 3 जनवरी 2023 को आपका जो भी एज, मंथ एंड डेज जो भी कैलकुलेटेड आता है वो आपको यहाँ लिखना है। पिता का नाम लिखना है यहाँ पे आपको। इसके साथ ही आपका फिजिकल हैंडीकैप अगर है तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए। अगर आप एक सर्विसमैन है तो इसको यस कीजिए, अगर एक सर्विसमैन नो है तो नो कीजिए। आपका यहाँ आपको एड्रेस लिखना है डिटेल में, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको जो भी आपका एग्ज़ाम है 10th 12th आपका ग्रेजुएशन हो या ITI हो, जो भी आपको एजुकेशन हो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी, जिसमें आपका एग्ज़ाम का नाम, कौन से साल में पास किया, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेजेस का नाम, इसके साथ ही आपका परसेंटेज जो भी आया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ भरनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभी लंबित है, मतलब कोई कोर्ट केस, लॉ केस हो तो यस लिखिए, अगर नो ये नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। अगर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया गया है या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यू कुछ भी एक्शन लिया है तो उसको अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन फॉर्म को कहीं भी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जो चीज़ आप यहाँ क्वेश्चन पढ़िए और उसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में आप यहाँ देख पा रहे हो कि अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स डिटेल जो है आपको देना है यहाँ पे, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच करने वाले हो उस डॉक्यूमेंट्स का यहाँ नाम लिखना है आपको और वही डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करने होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो नेशनलाइज बैंक में आपका अगर अकाउंट है और नहीं भी है तो आपको नेशनलाइज बैंक से आपका एक DD निकालना होगा और जिसके लिए आप आपके कास्ट के हिसाब से जो भी चालान है उतने वैल्यू का आपको DD यहाँ निकालना होगा। बाद में आपको एप्लीकेशन में DD का नंबर, डेट और अमाउंट यहाँ मेंशन करना है और इसी के साथ जिस बैंक से आपने ये DD निकाला है उस बैंक का नाम आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। डिक्लेरेशन में आप आपका खुद का नाम यहाँ लिखना है, जो भी आपका डिक्लेरेशन आप लिख रहे हो तो आप या तो इंग्लिश में लिख सकते हो या तो हिंदी में यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ कैंडिडेट को यहाँ सिग्नेचर करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करके इसको एक इन्वॉल्व में डाल के आपके खुद के नाम का भी एड्रेस के साथ एक इन्वॉल्व इस पैकेट में डालें, ताकि बोर्ड आपको इसके रिप्लाई में आपके घर पे इसका जो भी आगे का एडमिट कार्ड वगैरह जो कुछ हो वो आपको यहाँ भेज सके। अगर आपको इसमें से कोई भी बात समझ में ना आए कि ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई किया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। इसी तरह की वैल्यूएबल नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वराद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, LIC की तरफ से 300 वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए क्या एजुकेशन लगने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, जॉब लोकेशन इसकी कहाँ रहने वाली है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम इस चीज़ को जानेंगे। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पहुंच चुके हैं, जहाँ आप देख पा रहे हो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट, इसके लिए 300 वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से वैकेंसी टेबल को आप यहाँ देख पा रहे हो। 300 टोटली वैकेंसीज है, इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से आप यहाँ सारी वैकेंसी टेबल को देख पा रहे हैं। करंट ईयर इसका बैकलॉग जो है, इसे टोटल मिला के 300 वैकेंसीज यहाँ रहने वाले हैं। इसका जो शेड्यूल ऑफ इवेंट्स रहने वाला है, इसके डेट्स को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 15 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट हो चुका है और 31 जनवरी 2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर जो है 7 to 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन ये आने वाला है। इसकी डेट ऑफ प्री एग्ज़ाम जो है ये 17 फरवरी एंड 20 फरवरी 2023 इस तरह से रहने वाली है। इसका मेंस एग्ज़ाम जो है ये 18 मार्च 2023 को रहने वाला है। ठीक है, इसका जो एज क्राइटेरिया है ये 1 जनवरी 2023 को कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें आपका एज जो है 21 से लेकर तो 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। इसके साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWD जनरल कैटेगरी से 10 ईयर्स, PWD SC कैटेगरी से 15 ईयर्स, PWD OBC कैटेगरी से 13 ईयर्स और इसके साथ ही ESO और ASO इनके लिए 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 8 ईयर्स इस तरह से यहाँ रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, इसके सैलरी स्ट्रक्चर को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें इसका बेसिक पे जो है 53,600 पर मंथ रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 92,870 पर मंथ इसका सैलरी रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही इसके जो अदर बेनिफिट्स है, जिसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन, इसके साथ ही ग्रेजुइटी, LTC, कैश मेडिकल बेनिफिट्स है, ग्रुप मेडिक्लेम्स है, इसके साथ ही ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, व्हीकल लोन है, इसके कुछ कूपन्स है मेल्स के। इसके साथ ही रिएम्बर्समेंट ऑफ द कॉस्ट फॉर द ब्रीफ केस एंड द लेदर बैग्स के लिए है, मोबाइल हैंडसेट्स है, सप्लाई ऑफ द डेली मैगजीन्स एंड टी कॉफ़ी है, मोबाइल एक्सपेंसेस है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। इसकी जो सर्विस कंडीशन है ये LIC के रूल्स के हिसाब से टाइम टू टाइम जो भी रखी गई उस तरह से रहने वाली है। इसके साथ ही प्रोबेशन पीरियड जो यहाँ है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहने वाला है। ये 2 ईयर्स तक एक्सटेंड भी हो सकता है। गारंटी बॉन्ड को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोबेशनर्स, कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू गिव द अंडरटेकिंग टू द सर्व LIC मिनिमम पीरियड ऑफ द 4 ईयर्स। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विल लेबल टू पे द लिक्विडेटेड डैमेज ऑफ ₹5 lakhs प्लस GST ऑफ द सम ऑफ अमाउंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सनल में प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरह से ये रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको ओनली 85 रुपीज़ का यहाँ चलन रहने वाला है और इसका ट्रांजैक्शन टैक्स प्लस GST जो कि है ये आपको पे करना पड़ेगा। अदर कैंडिडेट्स के लिए ये 700 रुपीज़ का चलन रहने वाला है, जो कि वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी इसको पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ये 3 टायर्ड प्रोसेस रहने वाला है, जिसमें प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और प्री एग्जामिनेशन के लिए जो भी सिलेबस है, मतलब जो भी इसका स्टडी करना है, तो इसके टाइम डेट के साथ आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, सेक्शन 1 में नेम ऑफ द टेस्ट जो है ये रीजनिंग एबिलिटी का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 और मैक्सिमम मार्क्स 35 रहने वाले। इसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश या हिंदी कोई भी रह सकता है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 16 मार्क्स है और अदर के लिए 18 मार्क्स यहाँ रहने वाला। ड्यूरेशन जो है ये 20 मिनट्स का रहने वाला है और क्वान्टिटेटिव जो क्वेश्चंस है इसके लिए 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स,
मिनिमम इसका मीडियम जो है ओनली अंग्रेज़ी रहने वाला है। 16 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए रहने वाले हैं और अदर के लिए 18 ऊपर की तरह से रहने वाले हैं और 20 मिनट्स का यहाँ ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक है। अंग्रेजी सब्जेक्ट का जो टेस्ट है, जो लैंग्वेज विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन द ग्रामर, वोकेबुलरी एंड द कॉम्प्रहेंशन, इस तरह से रहने वाला है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहने वाले हैं। इसका भी लैंग्वेज जो है ओनली अंग्रेजी रहने वाला है। SC/ST के लिए मैक्सिमम जो मार्क्स रहने वाले क्वालिफाइंग ये 9 रहने वाले हैं और अदर के लिए 10 रहने वाले। इसको भी 20 मिनट्स का यहाँ ड्यूरेशन दिया गया है। टोटली 100 क्वेश्चन 70 मार्क्स रहने वाले, 1 आवर का ये ड्यूरेशन रहने वाला है, ठीक है। फेज सेकंड में आप देख पा रहे हो कि इसका मेंस एग्जामिनेशन होने वाले है, विच कंसिस्ट द 300 मार्क्स यहाँ डिस्क्रिप्टिव के रहने वाले हैं और 25 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। तो सारी मेन एग्जाम के डिटेल्स को आप यहाँ स्क्रीन पर इस तरह से देख पा रहे हो, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग अवेयरनेस का है, जिसके लिए टोटली 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं विथ 2 आवर्स ड्यूरेशन के साथ, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश जो है लेटर राइटिंग, इसके लिए आपका 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क जो 25 रहने वाले हैं, जिसका क्वालिफाइंग जो है SC/ST कैटेगरी के लिए 9 रहने वाला है, 9 मार्क्स का, और अदर कैटेगरी के लिए 10 मार्क्स का, और इसके लिए 30 मिनट्स का टाइम यहाँ दिया गया है। इसका जो थर्ड पेज है ये इंटरव्यू रहने वाला है, जिसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इंटरव्यू मार्क्स जो है 60 क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले EWS अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 30 रहने वाला है क्वालिफाइंग मार्क्स। इसके साथ ही SC/ST PWD कैटेगरी के लिए 27 मार्क्स इसका क्वालिफाइंग रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से सारे इंस्ट्रक्शन है, इसको आप इसके ब्राउचर पे से इसको पढ़ सकते हो, ताकि आपको किसी भी तरह की आगे दिक्कत नहीं है। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहाँ होने वाला है। इसके बाद में ये सारी स्टेज कंप्लीट करने के बाद में यहाँ आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका फर्स्ट नेम, कंफर्म नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें लिख के आपका वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करके आप इसको रजिस्टर करवा सकते हो। सेकंड स्टेज में आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके बाद में आपकी सारी डिटेल्स फिल करना होगी, प्रीव्यू चेक करना है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपको इस तरह से यहाँ डिक्लेरेशन को हैंड रिटन लिख के अप्लाई करना होगा, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करवाना है, जो कि आपने पहले फीस के स्ट्रक्चर पे देख लिया। उस तरह से आप ऑनलाइन इसका पेमेंट करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ कंप्लीट करवा सकते हो, ठीक है। इस तरह से सारी डिटेल्स को हमने इस वीडियो में जाना। इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जिसके आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो नवोदय विद्यालय समिति के 6th एडमिशन के लिए के एप्लीकेशन यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैसे प्रोसीजर रहने वाला है, क्या एजुकेशन लगने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, इसी के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसको लगने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय समिति के होम पेज पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ आप देख पा रहे हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू द क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आज जो है 2023-24 का, तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर में आप देख पाओगे कि क्लिक हियर फॉर द क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में क्लिक हियर टू प्रिंट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपका जब भी फॉर्म कंप्लीट होगा तो आप यहाँ से प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किसी कारण से भूल गए तो आप यहाँ से उसको ढूंढ सकते हो। इसी के साथ व्यू हियर टू प्रोस्पेक्टस, मतलब आप इसकी सारी डिटेल्स को यहाँ पढ़ सकते हो। तो ये किस तरह से होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं इस प्रोस्पेक्ट से आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर
प्रॉस्पेक्ट मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करवा लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह से प्रॉस्पेक्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सारी डिटेल्स वो मिल जाएंगी जो आपको ज़रूरी है कि इसका एजुकेशन क्या रहने वाला है, इसका फीस क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो टोटली 27 फंक्शनल्स टेस्ट में ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ में ये एप्लीकेशन JNVC के नाम से चलने वाला है, जहाँ आप स्टेट वाइज नंबर ऑफ JNVCs, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड उसके वैकेंसीज को यहाँ देख पा रहे हो। टोटली 626 + 20 + 3 इस तरह से ये 649 यहाँ वैकेंसीज रहने वाले हैं और इसके लिए ये एप्लीकेशन चलने वाली है। फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 जो है ये सैटरडे 29 अप्रैल 2023 11:30 AM इस टाइम पर होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये 31 जनवरी 2023 रहने वाला है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन नवोदय विद्यालय समिति की साइट पे जाकर इसको रजिस्टर करवाना होगा। कैंडिडेट्स एंड पेरेंट हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रॉस्पेक्ट इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब एलिजिबिलिटी में आपका कैंडिडेट बैठता है नहीं बैठता है, इस तरह से आपको सब देख के इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बोलेंगे तो JPG फॉर्मेट में आपको इसका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट वेरीफाइड द हेड मास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो दिया गया है उसमें कैंडिडेट का फ़ोटो लगा के हेड मास्टर जो है उनके क्लास के उनकी तरफ से इसको वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स भी इसमें अपलोड करना होगा, इसी के साथ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अपलोड करना होगा और आधार कार्ड या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो भी है इशूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो उनकी तरफ से मिला हुआ ये कार्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ बेसिक डिटेल्स कैंडिडेट के जैसे कि स्टेट है, ब्लॉक है, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना होगी। इसके बाद में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो इस एप्लीकेशन को कर पाएगा, ठीक है। सक्सेसफुली एप्लीकेशन जिसका भी कंप्लीट होने वाला है, पेमेंट ऑफ चालान वगैरह जो कुछ होने वाला है, इस स्टेप के बाद में इश्यू ऑफ द एडमिट कार्ड आपको NVS के साइड से मिल जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट जो होगा उसके बाद में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि नवोदय विद्यालय के साइड पे आपको ये देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी कंडीशन को आप यहाँ देख पा रहे हो। ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज़ बीन लोकेटेड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। जहाँ भी नवोदय विद्यालय होगा वही कैंडिडेट अप्लाई करने को वहाँ कर सकता है, ठीक है। जो भी अभी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है स्टूडेंट वही 6th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ अप्लाई कर पाएगा। सेकंड जो कंडीशन है, कैंडिडेट हैव टू रिसाइड द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही ऑब्लिक शी इज सीकिंग द एडमिशन इन द JNV लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट of the parent is to be submitted at the time of the verification of the documents after the provisional selection. थर्ड कंडीशन जो है इसमें कैंडिडेट हैज़ टू स्टडी क्लास 5th इन द एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द 22-23। फोर्थ में यहाँ स्पेशली बताया गया है कि कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 5th बिफोर द सेशन 2020-23 और रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड इन दिस एप्लीकेशन। आफ्टर सिलेक्शन जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है इसकी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो कॉपी है जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसके बाद में प्रूफ फॉर द एलिजिबल एज पर द कंडीशन ऑफ द NVS के एलिजिबिलिटी के कंडीशन के हिसाब से है कि नहीं। इसके बाद में द कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन अंडर द रूरल कोटा और द पेरेंट्स विल ऑल्सो हैव द सबमिट a certificate from the competent authority to the effected that the child has studied class 3rd, 4th and 5th at institution level located in the rural area, ठीक है। इसके बाद में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ जो है एज नोटिफाइड द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ऑफ द पेरेंट द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर द NVS is located and a candidate has studied the class 5th shall be furnished, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप JNV के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा
होना चाहिए, आधार कार्ड स्टूडेंट का होना चाहिए। इसके साथ ही सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग द स्टडी डिटेल्स, मतलब जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं वो क्लास के, उस हिसाब से वो हेड मास्टर का सर्टिफिकेट जो है यह आपको लगने वाला है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लगने वाला है। अंडरटेकिंग फॉर द माइग्रेशन, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र हो। इसके साथ ही अगर डिसेबिलिटी है कैंडिडेट को तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी उसकी SC ST है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर OBC में से तो उसका सर्टिफिकेट, इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। इसके जो लैंग्वेजेस होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, जो भी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है वो आप यहाँ स्टेट वाइज देख पा रहे हो, ठीक है। तो मेरा महाराष्ट्र स्टेट है तो यहाँ से अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती या बंगाली इस लैंग्वेज से एग्ज़ाम दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें टाइप ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और उसके ड्यूरेशन जो भी रहने वाले यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 रहने वाले हैं, मार्क्स 100 रहने वाले हैं और 2 आवर्स का यहाँ टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द आंसर्स, यहाँ आप देख पा रहे हो कि OMR शीट में ये आंसर रहने वाले हैं। ओनली ब्लू और ब्लैक पेन, पॉइंट पेन जो है वो यहाँ आप यूज़ कर पाओगे OMR शीट के लिए। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन बॉल पेन एंड पेन्स एट द एग्ज़ाम सेंटर। यूज़ ऑफ द पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब किसी भी कंडीशन में आपको पेंसिल का यहाँ यूज करना नहीं है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे आप यहाँ देख पा रहे हो द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द करस्पॉन्डिंग सर्कल। तो इस तरह से आप सैंपल यहाँ देख पा रहे हो कि जो भी आंसर आपको देना है उसका जो सर्कल है एग्जैक्टली यहाँ आपको मार्क करना है। इस तरह से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सिलेक्शन 1 में है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे मैट होने वाला है। इसके साथ ही आप ऑड मैन आउट, इसके क्वेश्चंस किस तरह से रहने वाले यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसके कुछ बुक्स आपको मार्केट से मिल जाएंगे, उसका ठीक से स्टडी करके कैंडिडेट प्रिपरेशन कर सकता है और ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकता है। सेक्शन 2 में आप यहाँ देख पा रहे हो कि अरिथमेटिक टेस्ट इसमें होने वाला है। तो इसके जो भी सब्जेक्ट्स है यहाँ आप देख पाओगे और ये टेस्ट जो है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस तरह के सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें आप सैम्पल टेस्ट के कुछ क्वेश्चन पेपर आपको बुक्स में से मिल जाएंगे, या तो लास्ट ईयर के आप स्टडी करके इसकी अच्छे तरह के स्टडी करके आप इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ देख पा रहे हो, जिसमें कैंडिडेट का एज जो है 1 मई 2011 से लेके 30 अप्रैल 2013 इसके बीच में होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएगा। स्कूल हेडमास्टर द्वारा दिया जाने वाला जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपको केयरफुली यहाँ भरना है, जिसमें आपका सभी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करना है। आपका जो भी कास्ट है, अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी, बॉय है, गर्ल है, आप रूरल से हो या अर्बन से हो, इस तरह की सारी चीज़ें प्रॉपरली उस सर्टिफिकेट में फिल करने के बाद में ही उसको अपलोडिंग के लिए यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 5 में आप यहाँ देख पा रहे हो सिग्नेचर ऑफ द बोथ, मतलब कैंडिडेट एंड पेरेंट दोनों का सिग्नेचर यहाँ आपको एप्लीकेशन के टाइम में जब भी आप करोगे तो वो अपलोड करना है, ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 31 जनवरी 2023 इस तरह से रहने वाला है। फ्रेंड्स, स्टडी सर्टिफिकेट को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सर्टिफिकेट दैट इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द, यहाँ आपको नेम ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले लिखना है। इसके बाद में हु इज स्टडिंग इन द क्लास 5th, यहाँ आपको सेकंड पॉइंट में स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द ब्लॉक लेटर्स, फादर्स नेम इन द ब्लॉक लेटर्स, मदर्स नेम इन द ब्लॉक लेटर्स। इसके साथ ही यहाँ आपको एक फ़ोटोग्राफ कैंडिडेट का अफिक्स करना है, ठीक है। इसके बाद में नेम ऑफ द गार्डियन रिलेशनशिप विथ आप यहाँ लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ जो है DDMMYY इस पोजीशन में आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद में इन वर्ड्स आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जेंडर प्लीज़ पुट देयर टिक मार्क हियर, अगर बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गए, और ट्रांसजेंडर है तो उस तरह से आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। जनरल कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो, SC कैटेगरी से हो, ST कैटेगरी से, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको प्रॉपरली यहाँ आपको टिक करवाना है, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी है तो फिजिकली, विजुअली, हेयरिंग या
यानी परसेंटेज ऑफ द डिसेबिलिटी आपको यहाँ मेंशन करना है। आधार नंबर आपको यहाँ प्रॉपरली लिखना है। आपका जो 12 डिजिट आधार नंबर है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट का यहाँ लिखना है, ठीक है। डिटेल एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर कुछ हो तो यहाँ आप मेंशन करें। एनुअल इनकम जो भी आपका हो यहाँ मेंशन करना है। नेशनलिटी, रिलीजन को मेंशन करना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी चाहते हो वो यहाँ लिखना है। इसके बाद में पर्टिकुलर्स में आप यहाँ देख पा रहे हो कि क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 के लिए अगर आप रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो तो वह आपको सेकंड पॉइंट में मेंशन करना है। मंथ एंड ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ द पासिंग, ये दोनों आपको यहाँ लिखना है। इसके साथ ही नेम ऑफ ब्लॉक, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हो वो ब्लॉक जो होगा वो आपको लिखना है। इसके साथ ही नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है और आपका जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो ये स्टेट आपको यहाँ मेंशन करना है, जो कि आपके 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। इसके लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको इस बॉक्स में करना है। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स इस बॉक्स में करना है और यहाँ आपको सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर विथ सील यह मस्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से JNVST 2023 का एग्ज़ाम जो डेट है यह 29 अप्रैल 2023 इस तरह से रहने वाला है। तो आप इसका फॉर्म प्रॉपरली फिल कर लेना, हेडमास्टर का सर्टिफिकेट, उसमें सारी चीज़ें लगाना। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हमारे तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा हार्डवर्क करके अपना सिलेक्शन प्रोसीजर में नाम कैसा आने चाहिए उस तरह से आपको बुक्स रेफर करके स्टडी करवाना है, ठीक है। तो इसी तरह की वैल्यूएबल नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर द मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवालदार CBIC एंड CBN, इस तरह से स्टाफ सोल्यूशन की तरफ से 10,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुके हैं। तो इसके वैकेंसीज क्या रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, हाउ टू अप्लाई, इसके साथ ही स्कीम ऑफ इसका एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले और इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाले, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम नोटिफिकेशन पे यहाँ पहुँच चुके हैं। यह आप देख पा रहे हो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवालदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022 ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जिसका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 17 फरवरी 2023 तक ये चालू रहने वाला है। 17 फरवरी तक आपको इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन करके इसका फॉर्म और फीस सारी चीज़ें कंप्लीट करवानी है, ठीक है। 19 फरवरी को आप लास्ट में इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसके साथ ही लास्ट डेट फॉर द टाइम फॉर द जनरेशन ऑफलाइन चालान जो है 19 फरवरी शाम के 11 बजे तक आप इसको कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट जो है 20 फरवरी 2023 ये ऑफलाइन चालान में रहने वाला है, ठीक है। डेट ऑफ द विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ये 23 फरवरी से तो 24 फरवरी 2023 तक चालू रहने वाला है। शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ये अप्रैल 2023 में इसका होने वाला है। फ्रेंड्स, वैकेंसीज को आप टेंटेटिवली यहाँ पे देख पा रहे हो। MTS पोस्ट के लिए 10,880 इतनी बड़ी ये वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुकी है और हवलदार इन CBIN एंड CBN ये जो है 529 इस तरह से ये वैकेंसीज रहने वाले हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर एज लिमिट को देख पा रहे हो। 1 जनवरी 2023 को आपका एज जो है MTS और हवलदार CBN के लिए 18 से 25 के बीच में होना चाहिए और CBIC हवलदार के लिए आपका एज जो है ये 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। SC/ST कैटेगरी से कैंडिडेट है तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर PWD कैंडिडेट है तो कास्ट के हिसाब से यहाँ एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर एक्स सर्विसमैन कोई अप्लाई करता है तो उनके ड्यूटी के हिसाब से यहाँ रिलैक्सेशन रहने वाला है। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो उसको एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ इस तरह से दी गई है, ठीक है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया दिया गया है आप यहाँ देख पा रहे हो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये ओनली मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। अगर आपका
10th कंप्लीट है और आपका एज 18 के ऊपर है और 25 या 27 के अंदर है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपको http.nic.in इस साइट पर यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करके भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन इसके पहले नहीं किया है तो आपको न्यू ईयर रजिस्ट्रेशन में जाके ये आपकी सारी डिटेल्स को यहाँ फिल करवाना होगा। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका कास्ट या आपका एड्रेस सारी चीज़ें पूछी जाएगी और आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में आप डायरेक्टली लॉगिन करके भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिसके लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा जो कि इस तरह से आपको स्क्रीन पर देखने को मिलने वाला है। जो भी का स्टेट के लिए या जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका कोड नंबर के साथ यहाँ डिटेल्स को आप स्क्रीन पर इस तरह से देख पा रहे हो, जो कि आप प्रेफरेंस के तौर पर इसको दे सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है ये पर्टिकुलर रहता है स्टाफ सिलेक्शन का, जिसमें 18 अक्टूबर 2022 के बाद में का फ़ोटो आपका होना चाहिए, जिसमें डेट स्पेशली पंच किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या मार्क है, तो ये लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आपका है। आप किसी भी प्रकार से ओल्ड फोटोग्राफ यहाँ नहीं यूज़ कर रहे हो, इसका सिंबल रहता है। तो ये ज़रूरी है और ज़रूर से ज़रूर आप 18 अक्टूबर 2022 के बाद में का ही फ़ोटो यहाँ अपलोड करें। जब आपका रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ प्रीव्यू देखना, इसमें सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना कि सारी चीज़ें प्रॉपरली भरी गई है और आपका प्रेफरेंस भी सही से भरा गया है। इसको बाद में सबमिट करके आपका ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करवा देना, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से भी इसको कंप्लीट करवा सकते हो। इसके बाद में ही आपका फॉर्म कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा और फिर इसके बाद में आप इसको प्रिंट आउट करके आपके पास इसको रखना है ताकि आपको फ्यूचर में इसका यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एप्लीकेशन फ़ीस पेएबल जो है ये 100 रुपीज़ रहने वाला है। दैट इज़ ओनली फॉर द ओपन एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर SC ST एक्स सर्विसमैन या कोई महिला इसके लिए अप्लाई कर रही हो तो उसको किसी भी प्रकार का यहाँ चलन पे करने की ज़रूरत नहीं। ओनली आपका फॉर्म फिल कंप्लीट करवा के इसकी प्रिंट आउट आपके पास आपको रखना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप यहाँ देख पा रहे हो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब PET होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होने वाला है और इसके बाद में ही पोस्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द हिंदी या अंग्रेजी में या 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ये ली जाने वाली, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप यहाँ देख पा रहे हो कि सेशन 1 एंड सेशन 2 इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें सेशन 1 में आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन विद 60 मार्क्स रहने वाले हैं। और सेकंड जो ऑप्शन है रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, यहाँ भी 20 क्वेश्चन विद 60 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, इसका भी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। सेशन सेकंड में भी जनरल अवेयरनेस के लिए 25 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस और 75 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं, जिसके लिए 45 मिनट्स का टाइम यहाँ दिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहने वाले हैं, 75 मार्क्स रहने वाले और 45 मिनट्स का टाइम से 60 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब मतलब डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए यहाँ 60 मिनट्स का टाइम रहने वाला है। बाकी सभी के लिए 45 मिनट्स का यहाँ टाइम रहने वाला है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ते हो तो इंडिकेटिव सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए जो भी है याद दिया गया है, जैसे कि न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कैसा इसका सिलेबस रहने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस क्या आपको स्टडी करना है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव के लिए आपको क्या स्टडी करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड द पोस्ट फॉर द हवलदार एंड CBIN एंड CBN के लिए यहाँ रहने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET में आप यहाँ देख पा रहे हो कि वॉकिंग जो है मेल्स के लिए 1600 मीटर का है, 15 मिनट्स में आपको यहाँ कंप्लीट करना है और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स यहाँ आपको कंप्लीट करवाना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप यहाँ देख पा रहे हो कि मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर्स का रहने वाला है और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन इस तरह से रहने वाला है।
फीमेल के लिए हाइट जो रहने वाला है ये 152 सेंटीमीटर्स रहने वाला है और इसका वेट जो है लेडीज़ का 48 kg होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम में आपको आपका मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। इसके साथ ही आपका ऑर्डर लेटर, इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी से हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, अगर एक सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन का सारी चीज़ें या सर्टिफिकेट, आपका अंडरटेकिंग या डिस्चार्ज कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ड्यूटी में हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके डिपार्टमेंट की तरफ से लेना होगा। इस तरह से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, इसको नोटिफिकेशन में से ठीक से पढ़ लेना ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बताई जाती है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। इस तरह आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपका वैलिड ईमेल होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर कंडीशन में चालू होना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में एडमिट कार्ड या जो भी चीज़ें निकालनी है एग्ज़ाम के टाइम में आपको एडमिट कार्ड निकालना होगा। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद में आपका सारे टेस्ट होके सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। तो ये एंटायर प्रोसीजर जो है इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। इसके लिए आपका फॉर्म जो प्रिंटेड है वो ठीक से संभाल के रखना, आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन सिस्टम में से निकाल लेना और आपका एग्ज़ाम ठीक से देना। इसके लिए हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।